नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों रहने वाली है जो भारत का भूगोल है दोस्तों, जियोग्राफी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। आने वाले आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ये क्वेश्चन उपयोगी रहेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाएं दोस्तों और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। इससे पहले 143 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोज में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वॉच नहीं करे हैं तो जरूर से वॉच करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा दोस्तों। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने विश्व और भारत का भूगोल, आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके उन वीडियोज को जरूर से वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। पहला प्रश्न देखेंगे, भोर भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है दोस्तों। तो जो भोर घाट है यह जोड़ता है मुंबई और पुणे को। किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है। आगे है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है। तो कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच जो स्थित पाल घाट है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है यहाँ पे 305 मीटर। कितनी है? 305 मीटर। आगे, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, नीलगिरी की जो पहाड़ी है यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। आगे है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है यहाँ पे 2637 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है। आगे है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत का जो सबसे सर्वोच्च मतलब यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है वह है यहाँ पे अनाईमुडी। कौन सा है? अनाईमुडी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है। तो तट भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों। भारत के अंदर भारत के मैप अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। आगे है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप जो बंदरगाह है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो गुजरात से गोवा तक के तट को जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट, ठीक है। गुजरात गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तट है समुद्र से लगा हुआ, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। आगे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे बैरन द्वीप पर। कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप। आगे है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो यह हुआ है भाबर क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र। आगे है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे कहा जाता है खादर मिट्टी। क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी। आगे है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल जो दर्रा है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, माना मान नहीं होगा दोस्तों, माना होगा। माना नीति निपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। तो यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, जो माणा और नीति है दोस्तों यह तो चमोली उत्तर और तिब्बत को जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा यहाँ पे नेपाल तिब्बत और उत्तराखंड यानी कि भारत को जोड़ता है। आगे है, नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला और जेलेपला जो दर्रे हैं यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है। तो लक्षद्वीप जो समूह है इसका निर्माण यहाँ पे दोस्तों प्रवाल निर्मित से हुआ है। प्रवाल निर्मित, इसका राइट आंसर होगा। आगे, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है। तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के जो तट हैं इसमें यहाँ पे वर्षा होती है। जो वर्षा होती है दोस्तों यह होती है
लौटता हुआ जो मानसून होता है, इसके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। आगे देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जाना जाता है दोस्तों काल वैशाखी के नाम से, काल वैशाखी के नाम से। आगे, भारत में अधिकांशतः वर्षा किसके द्वारा होती है? तो भारत में अधिकांशतः वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। आगे, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो मानसून दोस्तों भारत में जो है केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, केरल राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है। आगे, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो कहा जाता है यह शरद ऋतु को कहा जाता है। किसको? शरद ऋतु को। आगे, चिनाब किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो चिनाब जो नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, चिनाब, ठीक है। आगे है, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी जो है दोस्तों उस पर स्थित है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है, जोग जलप्रपात। आगे, झेलम, ब्यास, जास्कर और गोमल आदि नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल यह है सहायक नदी दोस्तों सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। आगे, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो भारत की कौन सी वह नदी है दोस्तों जो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो ब्यास नदी को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर जानी जाती है भागीरथी के नाम से, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जब यहाँ पे देवप्रयाग में मिलते हैं तब गंगा नदी नाम दिया गया है। आगे है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है यहाँ पे पद्मा, ठीक है। क्या कहा जाता है? पद्मा। आगे है, दामोदर और गंडक नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर और जो गंडक नदियां हैं यह सहायक नदी है गंगा नदी की, ठीक है। दामोदर और गंडक गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जब ये भारत में इंटर करती है तब इसका नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। आगे, पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो पासी घाट के पास निकट दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसका होगा यहाँ पे दिबांग तथा लोहित जो नदियां हैं इनके संगम के बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी इसमें गिरती है दोस्तों। महानदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, गोदावरी भी और कावेरी भी, ठीक है। और नर्मदा नदी यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। आगे है, पेन गंगा, वेन गंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पेन गंगा, वेन गंगा और प्राणहिता यह सहायक नदी हैं दोस्तों गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। आगे है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं दोस्तों उनसे कावेरी नदी का उद्गम होता है। आगे, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक है जो इसकी पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, नर्मदा नदी का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं एस्चुरी पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ताप्ती जो नदी है दोस्तों वह एस्चुरी बनाती है। आगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल और सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? तो यह नदी है सहायक दोस्तों यमुना नदी की। किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं 200 क्वेश्चन तक देखेंगे दोस्तों इसमें हम। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? गंडक नदी जो है इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है।
आगे भारत की मीठे पानी की झील वूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत की मीठे पानी की झील है दोस्तों वूलर झील। अगर पूछा जाता है मीठे पानी की झील कौन सी है तो वूलर झील है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। आगे है केबुल लामझाओ, ठीक है, केबुल लामझाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर। आगे है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम झील है दोस्तों, यह स्थित है यहाँ पे कौन सी है कह रहा है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे है कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है यह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आगे पोटाश की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो पोटाश की बहुलता जो है यह जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है, जलोढ़ मिट्टी। आगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त तो रहती है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी में ही कपास उगाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इलायची तथा काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी। आगे कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध होगा यहाँ पे जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई दोस्तों? तो हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 से 67 में, ठीक है। आगे लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो लौंग के उत्पादन के लिए भारत का दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य प्रसिद्ध है लौंग के लिए। आगे भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो भारत में जो भारत का संविधान है उसमें कृषि किस सूची का विषय है? तो यह है दोस्तों राज्य सूची का विषय, ठीक है, राज्य सूची का विषय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो जायद की फसलें कौन सी है पूछ रहा है दोस्तों, तो उड़द यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उड़द। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन सी फसल है जो रेशेदार नहीं है? कपास तो रेशेदार है दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद जूट भी रेशेदार है, पटुआ भी रेशेदार है, तो तंबाकू यहाँ पे रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो द्वितीय वर्ष हरित क्रांति जो हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1983 से 84। आगे भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था यह पड़ा था गेहूं और चावल पर, ठीक है। आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो था उसकी स्थापना यहाँ पे सोवियत संघ के सपोर्ट से की गई थी, सोवियत संघ। आगे भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो एल्यूमिनियम उद्योग का पहला जो कारखाना था दोस्तों यह किया गया था पश्चिम बंगाल का जेके नगर, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल का जेके नगर। आगे है वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो 1968 में स्थापित हुआ दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी यह हुई थी यहाँ पे सोवियत संघ के सपोर्ट से, सोवियत संघ इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, स्लेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्लेम इस्पात जो संयंत्र है यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे 281 क्वेश्चन इस भूगोल के सिलेबस में दिए गए हैं, तो 81 क्वेश्चन हमारे और रह जाएंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें थे दोस्तों भारत के भूगोल से जो एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। आने वाले चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, हर किसी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्न है दोस्तों। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।